हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 30 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। हम इनके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी होते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस तरह से येलो कलर में हाईलाइटेड होते हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ब्लैक लेटर्स से अंडरलाइंड होते हैं, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये समरी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ, जो कि एक्सप्लेंड सेक्शन का है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वो ओपेक ग्रुपिंग से एग्जिट कर रहा है। सो ये न्यूज़ में है। ओपेक ग्रुपिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसको 1960 में बगदाद में फॉर्म किया गया था। इसका मेन पर्पस था जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है उसको स्टेबल रखा जाए, और वो ऐसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ये सब वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। हालांकि ओपेक को बाद में 2016 में इसको रिफॉर्म करके दूसरे कंट्रीज़, जो मेजर कंट्रीज़ हैं, इन गल्फ कंट्रीज़ के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं लाइक रसिया, मैक्सिको, अजरबैजान, कजाकिस्तान, सो उनको भी ऐड किया गया था, तो उसको ओपेक प्लस बोला जाता है। हम अभी मेन जो है ओपेक ग्रुपिंग की चर्चा कर रहे हैं। सो ओपेक का मैकेनिज्म क्या है? अब जैसा कि जानते हैं, ये गल्फ कंट्रीज़, ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रिजर्व जो है ऑयल का इन कंट्रीज़ के पास है। उसमें सऊदी अरेबिया ये लार्जेस्ट रिजर्व है। ऑयल के प्राइसेस मार्केट सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करते हैं। सो ओपेक के मैकेनिज्म के थ्रू इस सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। वो ऐसे कि जो लार्ज कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो लार्ज प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई, उसके पास जो कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की 5 मिलियन बैरल पर डे, ये इतना कैपेसिटी है। सो कुछ कंट्रीज़ के पास प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, कुछ के पास कम है। तो अगर कोई एक कंट्री जो है ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करती है और मार्केट में ऑयल का सप्लाई ज़्यादा होता है, तो रेट जो है, जो कि सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है, सो रेट पे इसका इफेक्ट पड़ता है और ऑयल जो है सस्ता हो जाता है। सो जो छोटे कंट्रीज है या जो कम प्रोड्यूस करते हैं पर डे, उनको नुकसान हो सकता है। सो ये गल्फ कंट्रीज या दूसरे और जो कंट्रीज जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक मिल करके एक मैकेनिज्म तैयार किया, जिसके तहत हर एक कंट्री को एक कोटा दिया जाता है। मतलब कि एक लिमिट होता है जिसके अंदर जो है पर डे प्रोडक्शन होता है ऑयल का, और उस तरह से ऑयल का सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, और फिर इस तरह से जो है प्राइसेस कंट्रोल किए जाते हैं। बट यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट है जिस वजह से यूएई इस एग्रीमेंट से बाहर हो रहा है। फर्स्ट जो है ईरान वॉर, सेकंड फ्यूचर में जो ऑयल है उस पर डिपेंडेंस कम होने वाला है, बिकॉज हम लोग सभी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, और इसी चीज़ को यूए देख रहा है। और यूए के कहना है कि अगर फ्यूचर में ऑयल के डिमांड जो है कम होते हैं, तो क्यों ना हमारा जो रिजर्व है उसका यूज अभी कर लिया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम मोनिटाइज कर लें। उसके बाद दूसरा एंगल ये है कि ईरान ईरान वॉर जो चल रहा है, उसके चलते जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्ट हुआ है, तो ऑयल सप्लाई भी डिसरप्ट हुआ है। तो इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही ये जो टेंशन ख़त्म होता है, तो ऑयल के सप्लाई हैं बढ़ेंगे। सो यूएई जो है अभी से ही उस ऑयल के प्रोड्यूस को रिजर्व करके रखना चाहता है, ताकि जब वो टेंशन ख़त्म हो, तो जो अभी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उस नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि इसमें एक तीसरा एंगल भी आता है, जियोपॉलिटिकल एंगल का। यूएई जो है यूएस और इजराइल इससे मोर अलाइंड है, और अभी कुछ समय पहले अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत यूएई के जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके रिलेशन इजराइल के साथ उसको नॉर्मलाइज किए गए थे। बिकॉज आप जानते हैं ये गल्फ कंट्रीज और इजराइल के बीच पैलेस्टाइन को लेकर के टेंशन रहता है। सो
ये रिलेशन जो है नॉर्मलाइज हो गया था। और यूएई जो है उसका डिपेंडेंस ऑयल पे, आप इसको एक एंगल की तरह भी समझ सकते हैं, इसके इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन ऑयल सऊदी अरेबिया के कंपेरिजन में कम है। बिकॉज आप देख रहे होंगे डेवलपमेंट के लिए जो यूएई है वो डाइवर्सिफाई कर चुका है अपनी इकोनॉमी के। मतलब कि जो यूएई है उसका जीडीपी का लगभग 20 to 30% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑयल का वो 20 to 30% है, जबकि सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज इनका ज़्यादा है। सो यूएई उस हिसाब से अच्छे सिचुएशन में है। सो यूएई का कहना है कि हमारे पास जो रिजर्व है हमें उसको अभी यूटिलाइज करना होगा, बिकॉज फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जीज को रिप्लेस कर सकता है। और हम जो है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट अभी भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे। जबकि सऊदी अरेबिया जो है इसकी इकोनॉमी ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और एक एंगल ये भी है कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों के बीच राइवलरी रहता है इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर के। दोनों कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका, दोनों कंट्रीज सऊदी अरेबिया और ईरान जो इस्लामिक वर्ल्ड है या इस्लामिक कंट्रीज है उसके जो है लीडर अपने आप को मानते हैं। और इस वजह से जो यूएई और इजराइल के रिलेशन है वो तो नॉर्मल हो गए, बट सऊदी अरेबिया चूँकि वो कंपेल्ड है कि वो पलेस्टाइन की स्थिति को लेकर के वो ये कहता है कि जब तक ये पलेस्टाइन इशू जो है सॉल्व नहीं होता हम लोग इजराइल से रिलेशंस को नॉर्मल नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंट एंगल जो है, एक ईरान वॉर का, फ्यूचर ऑयल को जो रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस करता है वो, एक जियोपॉलिटिकल एंगल जो यूएस, इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान इसको लेकर के है। तो ये सब वजह हैं जिसके वजह से यूएई जो है इस ओपेक जो ग्रुपिंग है उससे एग्जिट कर रहा है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के रूप में प्राइसेस में कुछ वोलेटिलिटी आ सकती है, बट जो वेस्ट एशिया के मेन इंपोर्टिंग जो कंट्रीज ऑयल को इंपोर्ट करते हैं लाइक इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इनको जो है बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑयल के प्राइसेस भी कम होंगे और हम लोग भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, सो हमें बेनिफिट होगा। हालांकि ओपेक का जो सिचुएशन है, ओपेक का जो स्टेट है, मतलब अगर यूएई से बाहर निकल जाता है, बिकॉज यूएई भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सो अगर ये बाहर निकल जाता है तो इसकी स्थिति जो है वीक होगी। बट फिर भी जो लार्जर ओपेक ग्रुपिंग है, ओपेक प्लस, ये जो है ओपेक प्लस कंट्रीज के पास लगभग 50% ऑयल रिजर्व है। सो ऑल्दो यूएई एग्जिट कर रहा है, ओपेक कंट्रीज जो अभी भी रेलिवेंट है ऑयल प्राइसेस को लेकर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। अभी कुछ स्टेट्स में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उनमें केरला भी एक है। ऑथर का कहना है कि केरला जो है गवर्नेंस मॉडल, इसकी चर्चा खूब हो रही थी अभी तक, बिकॉज इसका जो वेलफेयर स्कीम्स हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, और ओवरऑल गवर्नेंस के लिए एक मॉडल के रूप में उभर के आया था। बट इस असेंबली इलेक्शन में ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो रैलीज हुई है या फिर जो वोटर आउटरीच हुआ है उसमें जो एक परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स था केरला में, मतलब कि गवर्नेंस को बेस रख के वे रैलियां करती थी और चुनाव में गवर्नेंस ही मुद्दा रहता था। तो ऑथर का ये कहना है कि इस बार जो है आइडेंटिटी, ये जो है मेन फोकस में था और जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया था। वो ऐसा इसलिए कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसे कि केरला में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये कम्युनिटी जो है डाइवर्स कम्युनिटी है। और जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं, इजवा, नायर। सो ये इलेक्शन में देखा गया, रैलियों में देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन मुद्दों पे जनता को आउटरीच कर रही है और इसका इफेक्ट ये होगा कि जो केरला एक गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभरा था वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा।
और रिजल्ट अगर उस तरह से पोलराइड होकर के आते हैं तो जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो भी जो है आने वाले समय में पोलराइज्ड होगी या बाइस्ड होगी, और इकोनॉमी की तरफ अगर ध्यान कम होगा तो इकोनॉमिक स्टेट्स, और फिर वो एक नेशनल ट्रेंड जैसा बन जाएगा। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया कि कैसे जो है केरला का जो पॉलिटिक्स है वो परफॉर्मेंस बेस्ड से शिफ्ट होकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है। इंडिया के नए हाई कमिश्नर बांग्लादेश के लिए अपॉइंट किए गए हैं। सो ये न्यूज़ में है। सो रेगुलर तो इस तरह के अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। इसमें खास बात क्या है, जो अपॉइंटमेंट किया गया है दिनेश त्रिवेदी, वो इंडिया के नए हाई कमिश्नर बांग्लादेश में होंगे। सो जनरली इस तरह के पोस्ट पे डिप्लोमेट्स होते हैं जो कि आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, बट दिनेश त्रिवेदी जो है एक पॉलिटिशियन है। इनका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिक्स में रहा है। पहले ये टीएमसी में थे, उसके बाद फिर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया था। सो इनको एज अ हाई कमिश्नर बनाने का जो कारण है, जो मैसेजिंग इसमें देखा जा रहा है, बिकॉज बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस जो है कुछ समय पहले तक टेंस हो गए थे, और जो डिफरेंट इशूज है इंडिया बांग्लादेश में, जैसे कि ट्रेड को लेकर के, उसके बाद वीजाज को लेकर के कुछ टेंशन आए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे टेंशन्स देखे गए थे, और इनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पॉलिटिकल रिफ्ट। अभी कुछ समय पहले जो बांग्लादेश में सडन जो गवर्नमेंट चेंज हुआ था, और ये देखा जा रहा था कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया हो गई है, एंटी इंडिया स्टांस ले रही है। सो इन टेंशन्स को, इस गैप्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया के द्वारा एक मैसेजिंग है कि हम पॉलिटिकल लेवल पे हम जो हमारा इंटरेक्शन है उसको बेटर करना चाहते हैं, और इसको डिप्लोमेसी से शिफ्ट करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आईएएस ऑफिसर्स मतलब कि एक डिप्लोमेट सिविल सर्वेंट होते हैं, और फाइनल जो येस या नो होता है वो पॉलिटिकल लीडर का होता है। सो इस तरह के ऑफिसर्स जब होते हैं तो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें कुछ टाइम जो है टाइम टेकिंग हो सकता है, वैसे कि बिकॉज इनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ करना होता है, और फिर वहाँ से डायरेक्शंस आते हैं। तो इस तरह अगर पॉलिटिकल लीडर्स को ही अगर इन पोस्ट पे भेजा जाए तो एक तो जो टाइम का कंस्ट्रेंट है वो तो रिजॉल्व हो सकता है, दूसरा डायरेक्ट टॉक पॉलिटिकल लीडर टू पॉलिटिकल लीडर, इससे ये पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर है वो ज़्यादा गवर्नमेंट और मीडिया के प्रेशर जो इन सब इश्यूज़ में होते हैं उसको बेटर हैंडल कर सकता है। सो इस अपॉइंटमेंट को एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के रूप में, एक मैसेजिंग के रूप में देखा जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश भी इसको रेसिप्रोकेट करेगा, जिससे कि जो दोनों देशों के बीच ट्रस्ट है वो बढ़ेगा, और जो डिप्लोमेटिक असिमेट्री है वो कम होगा, और जो टेंशन्स कुछ समय पहले राइज हुए थे वो जो है कम होंगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से रिलेटेड है। इसमें एक 7 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन को अबॉर्शन के लिए अलाउ किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। हमारे यहाँ जो अबॉर्शन के लिए लॉ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1974 का है। उसके बाद 2021 में इसको अमेंड किया गया था। 1974 में जो एक्ट था उसके अनुसार जो प्रेगनेंसी है वो मैक्सिमम 20 वीक तक के प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के लिए अलाउड था। 20 वीक कहने का मतलब है क्या है, 1 मंथ 4 वीक, देन 20 वीक 5 मंथ। सो ये जो है प्रेगनेंसी 7 मंथ की थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे अलाउ किया वो देखते हैं। सो 2021 में जो इसमें अमेंडमेंट आया था उसमें इसको 20 से एक्सटेंड करके इसको फ्लेक्सिबल किया गया, मतलब कि 20 टू 24 वीक्स के प्रेगनेंसी को भी अलाउ किया गया अबॉर्शन के लिए, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। सर्टेन कंडीशंस थी कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हो वो माइनर हो, रेप सर्वाइवर हो, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो,
और 24 वीक के बाद अगर किसी को अलाउ किया जाता है तो वो एक एक्सेप्शन होगा, मतलब कि कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ, जो कि बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जिसमें मदर और चाइल्ड दोनों की जान जो है खतरे में हो सकती है। सो उस स्थिति में अबॉर्शन को अलाउ किया जा सकता है 24 वीक के बाद। सो यहाँ पे 7 मंथ का केस था। 7 मंथ मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 28 वीक। एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो इसको, हालांकि इसमें जो कंडीशंस होते हैं उसमें डॉक्टर की सलाह, मतलब कि डॉक्टर का रिकमेंडेशन, इसकी ये भी शामिल होता है। बट चूंकि ये एक्सेप्शनल केस था और जो विमेन थी वो भी एक माइनर थी, बट इसको एम्स ने अपोज किया था, बिकॉज उनका कहना था कि ये 7 मंथ की प्रेगनेंसी, इसमें जो है जो फीटस जो है काफ़ी डेवलप हो चुका था। बट कोर्ट ने आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि चूंकि ये हमारा जो राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है और ये सर्टेन कंडीशंस को भी फुलफिल करता है, सो आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए इस अबॉर्शन को अलाउ किया गया। सो इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये एमपीटी एक्ट, ये आपको ध्यान रखने चाहिए, और मल्टीपल स्टेटमेंट में आर्टिकल 21 के बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज किया गया। ये रिपोर्ट जो है डिफरेंट पंचायत्स में 9 थीम्स और 150 इंडिकेटर्स, जिसमें कि एसडीजी गोल्स शामिल होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब, वीमेन वेलफेयर और रूरल एरियाज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे पंचायत को इंडेक्स किया जाता है कि वो कितना एडवांस उनमें हुआ है, वो किस हद तक उनमें डेवलपमेंट हुई है। और इसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि आप दूसरे इस तरह के इंडेक्स में देखते हैं, अचीवर्स, अस्पायर्स, रैंकर्स। सो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरीज में इन पंचायत्स को, इनमें लगभग 2.59, इनमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंक्लूड किया गया है और इन जो थीम्स है उनके बेसिस पे रैंक किया गया है, ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से पंचायत, कौन से एरियाज जो है अभी भी पीछे हैं और उनको जो है टारगेटेड पॉलिसी के तहत उनको फिर डेवलप किया जाए। तो इस रैंकिंग में जो जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो है जो टॉप में रहे हैं, त्रिपुरा, केरला, उड़ीसा, और जो पीछे हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सो अगेन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अभी जो है इस रैंक के अनुसार कौन से टॉप स्टेट्स है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई प्राप्ति। ये ईपीएफओ से रिलेटेड है। ईपीएफओ क्या है? एक सेविंग स्कीम है जिसमें जो सर्टेन एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, मंथली इसमें से कुछ पैसे कट किए जाते हैं और कुछ एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो दोनों को मिलाकर एक ईपीएफ अकाउंट होता है जो कि एक सेविंग अकाउंट होता है, और इस मनी को बाद में जो एम्प्लॉय है बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये नया पोर्टल जो है ई प्राप्ति, उसको क्यों बनाया गया है? बिकॉज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पहले क्या होता था, जब इस तरह के ईपीएफ अकाउंट जो है, जब कोई इम्प्लॉई एक जॉब से दूसरे जॉब में चेंज करता था तो उसके अकाउंट जो है, जो पुराने अकाउंट जो है वो पड़े रह जाते थे, और बहुत टाइम ये होता था कि वे अनक्लेम्ड रह जाते थे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे एम्प्लॉय इन चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं होते हैं, एडुकेटेड नहीं होते हैं। सो उनके अकाउंट जो है अनक्लेम्ड रह जाते हैं, उनके पैसे जो है ईपीएफ अकाउंट में पड़े रह जाते हैं। सो उन्हीं अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। और जब यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो है कुछ समय पहले लाया गया था, इसके जरिए क्या किया जाता है, जो भी एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरे जगह अगर जॉब चेंज करता है,
सो उसका ईपीएफओ अकाउंट जो है उसको बार बार नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस अकाउंट है, जो ओल्डर अकाउंट है, वही जो है शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह से जो यूएएन के पहले का सिस्टम था और यूएएन के बाद का सिस्टम है, जो जो बाद का सिस्टम है उसमें जो लोग हैं वो तो कंफर्टेबल है इसमें, बिकॉज उनको तो अभी ये समस्या नहीं है। बट पहले से जिनके जो अकाउंट है अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल गंगा एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये जो है मेरठ से प्रयागराज इसको कनेक्ट करेगा। ये 6 लेन जो कि 8 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे है, इसको पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है और इसमें यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो है शामिल किए गए हैं। मतलब कि उन लैंड को यूज करके ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये जो है मेरठ से प्रयागराज, जो कि पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, अब ये 6 से 8 घंटे लगेंगे। तो इसका पर्पस क्या है? जो वहाँ के लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको जो है मार्केट एक्सेस, और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके चारों ओर जो लोग हैं उनके ये लॉजिस्टिक्स हब्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब कि मेनली फार्मर्स और जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, उसको जो है कैसे मार्केट एक्सेस दिया जाए और गंगा एक्सप्रेसवे के चारों ओर एक इकोनॉमी को कैसे बिल्ड किया जाए, ताकि फाइनल जो पर्पस है इसका जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट बूस्ट और इससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए बनाया गया है और इसमें जो दूसरे पहले से एक्सप्रेसवे हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। मतलब कि ये मल्टी एज अ जंक्शन के रूप में भी वर्क कर सकता है। सो ये था आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।